डॉक्टर साहब इजाजत है? जी सवा साहब, इजाजत है कि प्रोग्राम शुरू करें? 3 बज चुके हैं। या नाजरीन आदाब। गालिब इंस्टीट्यूट के हम सब ड्रामा ग्रुप के ज़ेर तमाम ऑनलाइन प्रोग्राम मुलाकात एक फनकार से में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं मोहतरमी सबा जैदी साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद आज के इस प्रोग्राम में शिरकत मंजूर फरमाई। नाजरीन, इससे पहले कि हम सबा जैदी साहिबा की गुफ्तगू से फैज़याब हों, मैं चाहता हूँ कि मुख्तसरन हम सब ड्रामा ग्रुप और सबा जैदी साहिबा का तारुफ पेश करूँ। हजरात, जैसा कि आपके इल्म में है, हम सब ड्रामा ग्रुप ड्रामे की दुनिया में एक मोतबर नाम है। इस ग्रुप की बुनियाद बेगम आबिदा अहमद साहिबा ने 1974 में ऐसे वक्त में रखी थी जब दिल्ली में सकाफती इदारों का हल्का खुसूसन उर्दू के ताल्लुक से बहुत महदूद था। इस प्रोग्राम के जरिए बहुत से ड्रामे स्टेज किए गए और बहुत से ऐसे कलमकार जिन्होंने खातिर खा पजीराई ना होने के सबब लिखना छोड़ दिया था, दोबारा लिखना शुरू किया और अपने फन की दाद वसूल की। ये बात बजाय खुद बहुत अहम है। आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि जब भी दिल्ली के सकाफती इदारों की तारीख बयान होगी, हम सब ड्रामा ग्रुप का नाम निहायत एहतराम से लिया जाएगा। डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा इस ग्रुप की चेयरपर्सन हैं। उन्होंने इस ग्रुप की तरक्की के लिए कई ऐसे मंसूबे बनाए जिनके सबब पूरी दुनिया में इस ग्रुप की पजीराई मिली। डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा मुसलसल इल्मी, अदबी और सकाफती कामों में मसरूफ रहती हैं। वो उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी अदबियात के मौजूदा सूरत हाल से बहुत गहरी दिलचस्पी रखती हैं। इसकी मिसाल कम नजर आती है कि उनकी रहनुमाई में ग्रुप ने बहुत तरक्की की। हमें ये बताते हुए बहुत फख्र का एहसास हो रहा है कि ये ग्रुप अब तक दिल्ली और बैरून दिल्ली 100 से ज्यादा ड्रामे स्टेज कर चुका है। सबा जैदी साहिबा का मुख्तसर वक्त में तारुफ मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप हमेशा नए मवाद की पेशकश के लिए फिक्रमंद रहती हैं। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ओरिएंटल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन के बाद नेशनल ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन में बतौर ड्रामा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपने कैरियर का आगाज किया। अपनी तख्लीकी सलाहियतों के सबब आपने बहुत जल्दी अपनी शनाख्त कायम कर ली। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स आपको उम्दा कारकर्दगी के इतराफ में अब तक पेश किए जा चुके हैं। ड्रामा और फेस्टिवल की दुनिया में आपने एक मुनफरिद शराकत कायम की है। वो एक डिज़ाइनर के तौर पर भी बहुत मकबूल है और इस मैदान में भी उन्हें कई एजाज़ात पेश किए जा चुके हैं। फिल्म दुनिया की बहुत सी मुमताज़ शख्सियात के साथ आपको काम करने का तजुर्बा हासिल है, जिनमें सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल और MS साथियों के नाम बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र है। सबा जैदी साहिबा अब तक 50 से ज़ायद प्ले और टेलीफिल्म बतौर प्रोड्यूसर काम कर चुकी हैं, जो दूरदर्शन पर नश्र भी हुए और बहुत पसंद किए गए, जिनमें तितली, वापसी, जेवर का डब्बा, दोज़ख, कबीरा खड़ा बाजार में वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा आपने बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री भी बनाई हैं। हजरात, सबा जैदी साहिबा के कारनामों की फहरिस्त इतनी तवील है कि सिर्फ नाम भी गिनवाऊं तो खासा वक्त सर्फ होगा। गुफ्तगू के दौरान आप उनके मर्तबे से बखूबी वाकिफ हो जाएंगे, क्योंकि फनकार की गुफ्तगू ही उसका असल तारुफ होती है। हजरात, प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब, जो आज सबा जैदी साहिबा से हम कलाम होंगे, उर्दू दुनिया में तारुफ के मोहताज नहीं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में प्रोफेसर हैं और उर्दू ड्रामों पर आपका नाम निहायत एहतराम के साथ लिया जाता है। अब मैं प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब। बेहद शुक्रिया जनाब इदरीस साहब, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट। मैं हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से सबसे पहले सबा जैदी आबिदी साहब का इस्तकबाल करता हूँ और साथ ही उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से थोड़ा वक्त निकाल कर आज हमारे साथ हैं। दोस्तों, मुलाकात एक फनकार से के तहत इस कड़ी में आज, जैसा कि डॉक्टर इदरीस साहब ने फरमाया कि ऐसी शख्सियत से मुखातिब हैं, उनसे रूबरू हैं
जिनको देखने के लिए भी लोग तरसते हैं, जिनको काम को ही नहीं बल्कि उनको देखने के लिए भी लोग तरसते हैं, और जिनकी शख्सियत न सिर्फ ड्रामा फील्ड में, न सिर्फ स्टेज की फील्ड में, बल्कि स्क्रीन की दुनिया में भी मुताज तारुफ नहीं है और बहुत इज्जत से जिनका नाम लिया जाता है। जैसा कि इदरीस साहब ने फरमाया कि आप एम.एस. सत्तू, श्याम बेनेगल और सत्यजीत रे जैसी शख्सियत के साथ आपने इंडस्ट्री में काम किया है, तो टेलीविजन, जिस वक्त ज्यादा लोग टेलीविजन नहीं देखते थे, उस वक्त टेलीविजन के लिए आपने ड्रामे तैयार किए हैं, आपने प्रोग्राम तैयार किए हैं, और उसको टेलीविजन को न सिर्फ टेलीविजन प्रोग्राम बल्कि टेलीविजन को मकबूल बनाने में भी आपका कंट्रीब्यूशन रहा है। इसलिए गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मेरी ये ख्वाहिश है, बल्कि हम सब ये चाहते हैं कि पहले सबा ज़हरी साहिबा को के फन का एक बेहतरीन नमूना हम स्क्रीन के जरिए, वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाएं। आपने, जैसा कि मैंने अर्ज किया, कि स्क्रीन के लिए, टेलीविजन के लिए बहुत काम किए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं आपने। उनमें से एक काम, अभी रिसेंट काम जो लेटेस्ट है, जो बिल्कुल अभी का है, 2019 में आपने एबीसी टीवी और नेटफ्लिक्स के लिए एक 15 एपिसोड की एक सीरीज बनाई थी आपने, द अनलिस्टेड के नाम से। द अनलिस्टेड का एक छोटी सी क्लिप मैं चाहूंगा कि आप लोग देखें। दादी के किरदार में सबा ज़हरी साहबा कैसी दिखती है और किस तरह का काम है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मुश्ताक साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उस क्लिप को आप चलाएं, द अनलिस्टेड। श्योर सर। साउंड। Morning, Daddy. Having a special fire. Happy birthday, Daddy. Aww. Thank you, my favorite grandchild. Happy birthday, Daddy. I didn't forget. I know you got too excited seeing the feast. Is Drew on his way? Drew, yeah. Okay. Chew or you'll show. Happy birthday, Marty. Happy birthday, Mom. Where's Drew? We wanted to go to the library before school first. Gets it from me. So industrious, yeah. Put your name out somewhere. I want to talk to your maths teacher again. Don't worry, I don't want you to either. I did it, I promise. Don't think we'll pass a while that gossip this is. No fighting on my birthday. Everybody, back at 6:30 for dinner tonight, and then we'll celebrate my Janamdin properly. Excuses. Yes, Mom. शुक्रिया। आई थिंक वीडियो तो ये एक छोटी सी क्लिप थी जो आपने देखी। सबा ज़हरी साहबा को एक दादी के किरदार में, सबा ज़हरी साहबा थिएटर में जिस तरह से वाबस्ता रही और थिएटर में जिस तरह का काम किया है, उनके अगर हम एक्टिविटीज को, उनकी सरगर्मियों को और उनके काम को हम देखते हैं तो एक तरफ खुशी होती है तो दूसरी तरफ हैरत भी होती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया साइकोलॉजी में 71 में, और उसके फौरन बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आप डिप्लोमा के लिए वहां दाखिल हुई और 74 में डिप्लोमा किया। उसके बाद FTI गई, FTI से डिप्लोमा किया। और आप देखें तो हम सब ड्रामा ग्रुप जिस साल कायम हुआ, उसी साल से आपने थिएटर की दुनिया में एक्टिविटी एक तरह से प्रैक्टिकली शुरू किया। आपने 1974 का साल है, FTI से फिर 4 महीने का डिप्लोमा करने के बाद आप आई, और जिस तरह से आपने काम किया स्टेज, फिल्म, टेलीविजन और जो सोशल मीडिया आज के दौर में हम हैं, और आज अभी कोरोना के बाद जिस तरह से नेटफ्लिक्स और जो सीरीज, वेब सीरीज शुरू हुई हैं, उसमें जिस तरह से आप काम कर रही है, बेमिसाल काम है। मैं अपनी बात को
ऑडियो नहीं आ रहा। हाँ, आप लोगों के लिए ये जानना चाहूँ। सर नेटवर्क इश्यू है काजी सर। काम है। लगता है डॉक्टर प्रोफेसर काजिम साहब का जो है नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, इसलिए उनसे गुफ्तगू नहीं हो पा रही है। मेरी सवाज़ेदी साहिबा से बेहद अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त है कि आप इस प्रोग्राम के सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जी, मेरे ख्याल में उनका ऑडियो नहीं आ रहा है जी साहब का। क्या जी पहुंच रही है मेरी आवाज? जी, अब आवाज आ रही है डॉक्टर साहब आपकी। जी, कुछ नेटवर्क इशू था शायद, इसलिए आपकी आवाज और तस्वीर जो है नहीं चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपका इदरीस साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे मौका दिया। पहुंच पा रही है अब आवाज? आ रही है? आवाज आ रही है आपकी। वीडियो नहीं आ रही डॉक्टर साहब, आ गई। जी जी, फरमाएं डॉक्टर साहब। जी, मेरे ख्याल से सबा साहिबा आप गुफ्तगू जारी रखें। जी, जैसा आपका हुक्म। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरी इतनी इज्जत अफजाई की कि मुझे अपने इस फोरम में बुलाया, और गालिब इंस्टीट्यूट किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हम सब ड्रामा ग्रुप जिसका आपने जिक्र किया, वो भी मैंने उसके भी ड्रामे देखे हैं, और जब मैं दिल्ली टीवी में थी तो उससे भी मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। गालिब इंस्टीट्यूट के कारनामे भी बेहद हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस फोरम में मदऊ किया, इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया। और काफ़ी कुछ तारुफ में कहा जा चुका है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हूँ पिछले 30-35 साल से, और 32 साल से। और उससे पहले मैं दिल्ली दूरदर्शन और दिल्ली थिएटर और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करती रही। तो यहाँ पे भी आके मैंने बहुत सारे अपने एक्टिविटीज़ को कायम रखा। तो मैं आपसे ये बताना चाह रही थी कि मेरा, जैसे कि आपने तारुफ बताया कि मेरा सफ़र की शुरुआत होती है अलीगढ़ से, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, और वहीं पर हमने ड्रामा ग्रुप ज्वाइन किया, जिसको कि मेरी खाला जाहिदा जैदी साहिबा चलाती थी। और ये कैनेडी हॉल नया नया बना था, और हम लोग इसमें ड्रामे करते थे। तो जब ये क्या कहते हैं, जाहिदा जैदी साहिबा जब ड्रामे करती थी, तो हम लोगों ने वहाँ पर सबसे पहले थ्री सिस्टर्स किया, जो चौपक का था। और आप जानते हो उन्होंने उर्दू ड्रामे पे बहुत काम किया है, और वो उनका ट्रांसलेट किया हुआ ड्रामा था। लेकिन वहाँ उस वक्त इजाज़त नहीं थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कि लड़के लड़कियाँ साथ स्टेज पर एक्टिंग करें। तो ये एक बड़ा हंगामा हुआ कि साहब नहीं, ये लड़के लड़कियां। और उसमें एक्टिंग कौन कर रहे थे? नसीरुद्दीन शाह, जोया जैदी, हुमायूं जफर जैदी, ये सब बड़े लोग जो कि आगे बढ़ के इन्होंने बहुत काम किए, सुरेखा सीकरी, और ये बड़े बड़े फनकार थे। लेकिन हम लोग को इजाज़त नहीं थी कि हम अलीगढ़ में लड़के लड़कियां साथ एक्टिंग करें। तो वहाँ पे फिर हमको घर के बरामदे में वो ड्रामा करना पड़ा, और उसमें जो सहन था उसके अंदर कुर्सियां लगाई गई, और सब लोग जो देखने वाले आए और उन्होंने देखा। और इस तरह से हुआ, हमारे विमेंस कॉलेज में भी ड्रामे करते थे, लेकिन हमारे थिएटर की शुरुआत हुई। और ये वो दौर था कि अलीगढ़ बीइंग अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी, वहाँ दोनों तरह के, एक तरफ तो बहुत प्रोग्रेसिव किस्म के लोग भी थे जो कि नई नई चुनौतियों को अपना रहे थे, ड्रामे, थिएटर, म्यूजिक, कल्चर। और एक तरफ कंजर्वेटिव ग्रुप था जो इन सब चीज़ों को मायूब समझता था। बहर कैफ हमारा ताल्लुक तो दूसरे तबके से था, तो हम लोग इसमें बहुत मसरूफ हो गए। और मुझे याद है कि जब मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाने, मेरा वहाँ पे एक तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होता था। बहरहाल मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई कि जहाँ बड़ी प्रोग्रेसिव थिंकिंग, जैसे आप जानते हैं मेरी वालदा साहिदा जैदी साहिबा, मेरे वालिद कैसर हुसैन जैदी साहब,
ये लोग सब बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लोग थे। और इससे पहले भी हमारे खानदान में बेगम कुदसिया ज़ैदी ने नया थिएटर, दिल्ली थिएटर शुरू किया था, तो एक तरह का इंकरेजमेंट मौजूद था। तो मुझे वो जंग नहीं लड़नी पड़ी जो बहुत से बच्चों को लड़नी पड़ती है, नौजवानों को थिएटर में जाने के लिए। बहरहाल मेरे टीचर्स को इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस था, क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी। तो मुझे याद है कि अनवर अंसारी साहब जो प्रोफेसर थे उर्दू साइकोलॉजी के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे बुलाया और बड़े उससे समझाया कि देखो बेटा, थिएटर शौक के लिए किया जाता है। थिएटर मतलब ठीक है करो, लेकिन इसको अपना करियर और प्रोफेशन नहीं बना सकती। और तुम बस मास्टर्स कर लो मेरे साथ, मैं फिर तुम्हें लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर सब बना दूंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे तो थिएटर में जाना है। तो इस तरह से मैं फिर पहुंची। और ये एक और मेरी खुशकिस्मती है कि उस वक्त नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इब्राहिम अलकाजी साहब डायरेक्टर थे, और वो एक बहुत ही डायनेमिक इंसान थे। उन्होंने हम लोगों की थिएटर की ट्रेनिंग, जिसे कहते हैं, इतनी मजबूत और गहरी बनाई। इट वॉज नॉट फॉर, और ये सबसे पहला सबक हमें सिखाया गया कि अपनी अपनी ईगोज को ताक में रख के आओ, अपने अहम को भूल जाओ। हम सब सोचते थे कि भाई अलीगढ़ से आए, हमारा बहुत बड़ा अखाड़ा है, थिएटर करते हैं, सब कुछ है। तो चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे ओमपुरी हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, सबसे पहले कि अच्छा चलिए स्टेज पे झाड़ू लगाइए। और इस तरह से गोया वो एक ईगो आपकी वो करते थे कि आपको हम्बल होना चाहिए, हर काम करने के लिए थिएटर में तैयार होना चाहिए। और वैसे भी बहुत उनका डीप इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी। और थिएटर फॉर्म्स को, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो हिंदुस्तानी ट्रेडिशनल, क्लासिकल, फोक, कंटेम्प्रेरी जो भी थे, उसमें उनकी बड़ी गहरी नज़र थी। और उन्होंने हम लोगों को बहुत रगड़ा। और ऐसी ट्रेनिंग थी कि आप सोचिए कि जब मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त 24 स्टूडेंट थे हम, और जब खत्म हुआ तो सिर्फ 12 रह गए थे, बाकी लोग छोड़ के भाग गए। दे कुड नॉट इवन उसके प्रेशर को महसूस नहीं कर सके। तो ये मतलब एक और बहुत ज्यादा उन्होंने हमको तैयार किया कि तुम्हें अगर थिएटर अपना प्रोफेशन बनाना है तो उसके लिए ये सब, ये इट्स नॉट ग्लैमरस, इट इज नॉट समथिंग कि आप जाके स्टेज पे परफॉर्म कर दें और वाह वाह हो जाए। इसके पीछे बहुत काम है, इसके पीछे बहुत तैयारी है, बहुत सेक्रीफाइस आपको करना है जिंदगी में। आपको अपने कंफर्ट्स को भूल जाना है, आपको एक मुश्किल सफर के लिए वो तैयार करते थे। और मैं समझती हूँ ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उन्होंने हम लोगों को चैलेंज किया कि तुमको मीडियोक्रिटी में नहीं रहना, तुम्हें अगर काम करना है तो अच्छा करो, नहीं तो गेट आउट। यानी बिल्कुल साफ साफ मामला था। तो वो आपको बहुत प्रोवोक करते थे, आपको उकसाते थे, आपको आमादा करते थे कि आपके अंदर जो भी छुपा हुआ फन है वो बाहर आए, और फिर उसको चमकाओ, फिर उसको ग्रूम करो, और उसको इस तरह से लेके आओ कि अपनी बात कहने में तुम्हें शर्म ना आए, अपनी बात कहने में तुम्हें फख्र महसूस हो। और यही वजह है कि उनके जितने भी शागिर्द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले हैं वो बेहद अच्छा उन्होंने काम किया, खासतौर से उस दौर के। एवरीबडी शाइन्ड इन व्हाटएवर फील्ड दे वेंट टू। तो ये एक मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छे उस्ताद की, वो सिर्फ उस्ताद नहीं थे, उन्होंने हमें कहा कि थिएटर इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। आप जिंदगी को कैसे देखते हैं ये उसका एक नजरिया है। और इससे बहुत ज्यादा एक किस्म की मैं समझती हूँ कि हम लोगों में पुख्तगी आई, हमें उन्होंने कठोर बनाया, हमें सख्त जान बनाया, ताकि हम इस थिएटर की दुनिया को में अपना कदम रख सके और कामयाब हो सके। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बड़ा हर जगह दुनिया में आप देखिए थिएटर में बड़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं, कोई आपको कंफर्ट्स नहीं है, आपकी आमदनी नहीं होती थिएटर के जरिए कहीं भी हैं। और मैं ये यहाँ भी देखती हूँ कि जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी, वो जाके जब काम नहीं कर रहे होते तो वो रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हैं, या और इस तरह के ऑड काम करते हैं, ताकि कहीं पढ़ाते हैं, कहीं ट्रेन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ताकि उनकी जिंदगी का रोजगार चलता रहे। तो ये एक बहुत मुश्किल काम था जिसके लिए उन्होंने हमें तैयार किया। नहीं, बहुत अच्छी बात ये आपने फरमाया कि अलीगढ़ का जो पूरा ट्रेनिंग थी और अलीगढ़ की जिस तरह की रवायत रही है, और वहाँ थिएटर ही बहुत अच्छा नहीं समझा जाता रहा शुरू में, और खवातीन अगर थिएटर में आए तो और मतलब वो एक तरह का ऐब समझिए समझा जाता था खवातीन के लिए। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि एक तो आपका आपकी अपनी तरबियत थी, और थिएटर का माहौल घर में ही था।
कि आपकी खुद वालिदा बहुत अच्छी थिएटर आर्टिस्ट, बहुत अच्छी ड्रामा निगार, आपकी खाला बहुत अच्छी थिएटर आर्टिस्ट, बहुत अच्छी ड्रामा निगार, और उन्होंने जिस तरह से अलीगढ़ में थिएटर को फरोग दिया, अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ड्रामा क्लब को जिस तरह से उन्होंने सींचा, जिसकी वजह है इससे न सिर्फ ये कि थिएटर बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सारी ऐसी शख्सियत, बहुत सारे ऐसे अदाकार मिले जो शायद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ड्रामा क्लब की देन है, और आपको वो कल्चर मिला। आप एक तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विमेन कॉलेज, दूसरी तरफ अलीगढ़ का वो ड्रामा जो उस तरह से कैनेडी हॉल के स्टेज कितना मिला आपको, नहीं मिला नहीं मेरे में, दूसरी तरफ एनएसडी को बिल्कुल खुला हुआ, और अलकाजी साहब का वो जमाना जो गोल्डन पीरियड कहलाता है, फिर एफडीआई, या उसके बाद जब आप थिएटर में प्रैक्टिकली आई तो क्या आपको कैसा महसूस हुआ, और किस तरह के काम के एनएसडी में जो सारी सहूलियात मौजूद थी और बाहर जिस तरह से स्ट्रगल पूरा ये था थिएटर करने के लिए, उसमें किस तरह से आपने महसूस किया और किस तरह से काम आपने किया? यही वजह है जो देखने में आपको लगता है कितने बड़े बड़े काम आपने किए, एक तरफ विश कर्नाड है, एक तरफ मॉलियर है, एक तरफ खुद हिंदुस्तानी थिएटर है, उनको लेकर के जो आपने काम किया, तो किस तरह की दुश्वारियां और किस तरह की सहूलतें मैसर हुई आप? देखिए, जब मैंने वहां से खत्म किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, तो उसी साल ऐसा हुआ कि मेरे वालिद असर हुसैन जैदी साहब का इंतकाल हो गया, और तभी मुझे एकदम एहसास हुआ कि अपनी ज़ात की जिम्मेदारी उठानी है, नहीं तो फिर वही कन्वेंशनल होता है, भाई शादी करो जाओ बस ये सब करो। अब इतनी मेहनत करके एक चीज़ हमने सीखी थी, तो मैंने फिर ये कहा कि नहीं, वी हैव टू काम करना। और तभी दूरदर्शन उसी साल, और तो कुछ दिन में 6 महीने 8 महीने कुछ फ्रीलांस काम करती रही, मगर जाहिर है बड़ी मुश्किलें थी उसमें। तो कहीं तो काम ना होना, काम हो तो फिर उसको पैसा नहीं मिलना, कैसे आप गुजारें, कैसे आप किस तरह लोगों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। तो वो एक मेरी अपनी भी खुददारी थी। तो फिर ये हुआ कि दूरदर्शन, क्योंकि नया एक नेटवर्क आ रहा था, तो बड़े रिलक्टेंटली मैंने कहा चलो अच्छा एप्लीकेशन डाल देती हूँ। खैर वो इंटरव्यू वगैरह हुआ, और उस वक्त जमाल किदवाई साहब जो कि जिन्होंने बाद में जामिया का इंस्टीट्यूट कायम किया मैस कम्युनिकेशन का, तो वो उस वक्त वहाँ थे मेरे पैनल पे, और उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया बल्कि टॉप ऑफ द लिस्ट रख दिया। अब मैं ज्वाइन ही नहीं कर रही थी बहुत लंबे अरसे तक, क्योंकि मैं सोची थी कौन सरकारी नौकरी करे, भाई हम लोग तो फनकार लोग हैं, हमें एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं बनना है। मगर ये कि फिर मैंने सोचा कि देखो ये एक नई चीज है, एक ये ऐसा वर्जिन सॉइल है, बिल्कुल साफ मैदान है जिसमें कि हमें बीज बोने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं दूरदर्शन की बड़ी डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनी, बहुत काम किए, लेकिन ये कि उससे पहले तकरीबन टेलीविजन देखा तक नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान में था ही नहीं टीवी। फिल्में देखते थे, थिएटर देखते थे, इसके अलावा हम लोगों ने कभी टेलीविजन, और सडनली आप टेलीविजन प्रोड्यूसर बन जाते हैं, आपकी उम्र 21-22 साल है, और आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी, नेशनल नेटवर्क, एक चैनल सारा हिंदुस्तान देखता था। तो वो आप सोचिए कि कितनी उसकी वो थी, रीच थी। और हम लोगों को वी वर थ्रोन इन द डीप एंड, स्विम और सिंक, ये वाली था। पूना में 3 महीने हमारी ट्रेनिंग हुई। उस वक्त गिरीश कर्नाड साहब डायरेक्टर थे, और हमारे ओमपुरी और नसीर, ये लोग सब वहाँ पे ये भी ट्रेनिंग ले रहे थे। वो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, वहाँ पे बहुत से लोगों से मुलाकातें रहती थी। अब लखनऊ टीवी में हमें कहा गया कि आप जाके इसकी शुरुआत कीजिए, तो वहाँ से हमने प्रोग्राम करने शुरू किए, और बखुदा बहुत कुछ ट्रायल एंड एरर से सीखा। मतलब गलतियां भी करते थे, और ये भी एक थी कि एक आपने छोटी सी भी गलती की तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, और वहीं पे आपको ब्रिक बैट्स मिलने शुरू हो जाते थे। और जहां आपने कोई अच्छा काम किया तो वाह वाह हो रही है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से लेके हर जगह से वाह वाह हो रही है। तो इतना बड़ा ये वो था हमारे हाथ में प्लेटफॉर्म, इसकी पावर का हमें अंदाजा भी नहीं था। जब हम उस पर पहुंच गए और काम शुरू किया और हमें ये एहसास हुआ, तो एक बड़ा जिम्मेदारी थी हमारे नौजवान कमजोर कंधों पे कि हम इसका बोझ उठाएं और ऐसा काम करें कि जिससे कि इसके लिए लोगों में दिलचस्पी पैदा हो। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने, क्योंकि थिएटर से आए थे तो आइडियलिज्म बहुत था। अच्छा, टेलीविजन का फैसिनेशन था क्योंकि फिल्मों का भी शौक था और वो भी था, तो हमने यहाँ देखा कि दोनों मीडिया मिल रहे हैं। अच्छा, अब जब ड्रामे के लिए उन्होंने पहले तो कहा आप डांस म्यूजिक प्रोड्यूस कीजिए, ये कीजिए, खैर वो सब किया, लेकिन अब ड्रामे के लिए स्क्रिप्ट्स नहीं थी टेलीविजन के लिखी थी।
तो एक और जिम्मेदारी ये हुई कि ड्रामे के स्क्रिप्ट्स लिखवाइए, वो राइटर्स तैयार कीजिए जो कि टेलीविजन के लिए लिखें। तो स्टेज के ड्रामों को उठा के तो वहां से कहानियों को अडेप्ट करने का सिलसिला शुरू होता है। तो मेरा आप जानते हैं मेरा ताल्लुक एक बहुत अदबी ख़ानदान से है और उर्दू से मुझे वालिहाना इश्क है उस ज़बान से। और मेरी पूरी इनिशियल मेरी दोस्त इस वक्त शमा नकवी, अजरा कैसे नकवी यहाँ मौजूद हैं, दिख रही हैं। तो हम लोग जो थे बचपन से बैतबाजियाँ करते थे और शेर व शायरी का शौक था और घर में ऐसा माहौल था, कभी अली सरदार जाफरी आ रहे हैं, अख्तर उल ईमान आ रहे हैं, जावेद अख्तर तो ऐसे घुमा करते थे उस जमाने में। तो हम लोग सब जो हैं बड़े बड़े इन लोगों से ऑ इंस्पायर्ड थे कि देखो क्या इनका शानदार काम है। तो और बड़े राइटर्स आ रहे हैं, इस्मत आपा हैं, खुरतुलैन हैदर हैं, ये लोग सब जो हैं हर वक्त एक माहौल में, वहीद अख्तर साहब हैं, जितने भी अच्छे उस जमाने के लिखने वाले, जज्बी साहब हैं, शहरयार साहब हैं, सब घर में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, शेर व शायरी अदब की महफिलें हो रही हैं। तो फिर मैंने कहा कि जब मैं टेलीविजन में आई कि अपनी ज़बान में ड्रामे करने चाहिए। और ज़ाहिर है उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि जो फिल्म के ज़रिए और थिएटर के ज़रिए बहुत मकबूल हुई है और उसमें कोई मजहब और रीजन का इतना नहीं था, बल्कि एक तरह से यूनिवर्सली फार मोर एक्सेप्टेबल देन एनी अदर इंडियन लैंग्वेज। तो हम लोगों ने फिर स्क्रिप्ट लिखवाने के मुश्किल काम को उठाया और इसको पकड़े, उस राइटर को पकड़े, इससे जाके लिखवाएं, उनसे कहा आप अडेप्ट कीजिए। हिंदी के बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स, प्रेमचंद की कहानियां उठाई, उसमें चुगताई की कहानियां उठाई, इसके अलावा भीष्म साहनी की कहानियां ली, जितने भी उस वक्त में लिख रहे थे लोग उन सबको हमने, कृष्णा सोपती थी और भी जो लोग थे राइटर्स थे, तो इनको करते थे। फिर अपने, क्योंकि मेरा ताल्लुक थिएटर से था, तो एक मुझे और बहुत ज़रूरी वो जिम्मेदारी महसूस होती थी कि ये सारे प्रोफेशनल एक्टर्स हैं और ये अपनी ज़िंदगी इन्होंने वाबस्ता की है थिएटर के लिए। तो इनको किस तरह से इनके लिए एक जरिया माश पैदा हो, इनके लिए इनको स्क्रीन पे लाया जाए ताकि दुनिया इनके कारनामे देख सके। और वहाँ आई थिंक मैं समझती हूँ मेरा काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। दिल्ली दूरदर्शन पे जब मैं आई, पहले तो मैं लखनऊ में रही 3 साल, वहाँ पे भी मैंने अमृतलाल नागर का वो किया था, बूंद और समंदर और बीबी नाथियों वाली, और बहुत से ऐसे ड्रामे किए ब्लैक एंड वाइट डेज में। तो बड़ा मज़ा आता था उस वक्त, क्योंकि वो ये टेक्निकल बात है, मगर ये कि उस वक्त 2 इंच का टेप होता था काला, उस पर 2 साउंड ट्रैक होते थे, एक डायलॉग चलता था और एक पे म्यूजिक। और ये नहीं था कि आप कुछ एडिटिंग कर सकते, यानी अजीब था कि जहाँ शुरू होता था ड्रामे की तरह तो एंड तक पूरा सीन कीजिए। और लाइव म्यूजिशियंस बैठे होते थे थिएटर में, वहीं पे स्टूडियो में, और वो लोग जो है वो म्यूजिक दे रहे हैं। अब छोटे लाल जी सारंगी बजा रहे हैं पीछे, कोई ट्रेजिक सीन आ रहा है, कोई तबला बजा रहा है, अब उसमें कहीं भी गलतियां हो सकती थी। तो इतना उसको परफेक्ट करना पड़ता था, हर चीज को बैलेंस करना पड़ता था, 10-10 दफा टेक करने पड़ते थे ताकि सही आ जाए। तो ये मतलब ये उस दौर की बात है कि जब हर चीज नई ट्राई की जा रही थी और एक्टर्स को मैं बहुत अच्छे अच्छे लेके आई और सबको ऑडिशन दिलवाया, उनकी फीस के लिए लड़ती थी, मतलब बिल्कुल क्रांतिकारी हो गई थी। और हर तरह से के सब लोग मुझे कहते थे कि आप स्टैब्लिश में, आप अपने लिए कुछ नहीं करती। मैंने कहा देखिए यही मेरा सरमाया है, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे प्रोफेशन को में अपनी जिंदगी वक्फ कर रहे हैं। तो मतलब आप यकीन नहीं आएगा, अनुपम खेर को मैं लेके आई वापसी में पहली बार, पंकज कपूर को मैं लेके आई फखरू मियाँ में, और उस वक्त वो रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानी थी, उसको अडेप्ट किया था अमिताभ श्रीवास्तव ने, अनवर अजीम साहब ने, सॉरी। और उसके बाद उनको हमने लेके आए। फिर खुद एक तस्वीर बल्कि मैंने आपको शायद भेजी भी है, अगर मौका हो तो दिखाइएगा, कि एक फिल्म मैंने सबसे आखिर में जो बनाई थी तितली, तो उसमें इरफान खान को इंट्रोड्यूस किया, पतला दुबला सा एक डॉक्टर का रोल कर रहा है उसमें। तो मगर ये कि ये लोग कहाँ पहुंचे उसके बाद, ये एक बात काबिले तहसीन है कि खुद रोहिणी ओक हमारे साथ मेरी क्लास फेलो थी, हम लोग साथ थिएटर करते थे, और इन लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे बहुत उम्दा और बड़े ऊंचे उस पे जाके स्टेज पे काम किया, स्क्रीन पे काम किया, बड़े बड़े इंटरनेशनल डायरेक्टर्स के साथ काम किया। और ये मुझे फख्र है कि मुझे उनको, उनकी इस सफ़र में मैं कहीं एक छोटा सा कनेक्शन बनी, एक छोटा सा जरिया बनी कि मैं उनको वहां तक ले जा सकूं।
और कहाँ ब्लैक एंड वाइट डेज से हम शुरू करके हम लोग कलर तक पहुंचे। फिर सबसे पहला कलर प्रोडक्शन इंडिया का मैंने किया, वापसी प्ले। और इसके बाद फिर मैंने सबसे पहला स्पेस ब्रिज मैंने किया, जब 6 कंट्रीज को कनेक्ट किया गया। या मेनी फर्स्ट टू माय क्रेडिट। और पहली बार जब ये आउटडोर वीडियो इक्विपमेंट आया, उससे पहले हम लोग फिल्म पे करते थे शूटिंग, और रिवर्सल पे होती थी, तो 2-2 टेप चलता था और साउंड अलग अलग चलती थी। उसके बाद फिर उसको बाकायदा स्प्लाइसर से काट काट के जोड़ा जाता था। तो मैंने अपनी फिल्म जो वो बनाई है जेवर का डिब्बा, हाँ ये तो खैर अभी बाद के प्रोडक्शंस की आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो जेवर के डिब्बे की आपने तस्वीरें शायद देखी होंगी। ये मेरे मौजूदा ड्रामों के हैं कुछ तस्वीरें। अब चाहे तो मैं इसको बता दूं क्योंकि आप इस वक्त दिखा रहे हैं। ये तो अभी हाल में इसमें चुगताई का प्ले है, दोज़ख, जिसे मैं कर रही हूँ। और ये लखनऊ दूरदर्शन की एक तस्वीर है। तो जी, और यहाँ मैं वो तितली डायरेक्ट कर रही हूँ दिल्ली दूरदर्शन के लिए। और ये पहली टेलीफिल्म थी जिसमें हमने वीडियो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया था, मोबाइल आउटडोर। और इसमें आप देखिए आलोकनाथ है, ये बैठे हुए हैं इधर, इरफान खान और नीलमा अजीम, और जी मोहिनी गुप्ता पीछे है, मोहिनी माथुर। तो ये लोग सब बाद में जाके स्क्रीन के बहुत बड़े एक्टर्स बन गए। या इसमें अनिला सिंह आप देख रहे हैं, ये जेवर के डिब्बा है जो कि प्रेमचंद की कहानी पे है। और जो पहले आपने तितली देखा था वो चेखव की कहानी ग्रास हॉपर को अडैप्ट किया था अनवर अजीम साहब ने ही मेरे लिए। और ये जो है ये प्रेमचंद की कहानी है जेवर का डिब्बा, जो कि मैंने 6 लाइट्स के साथ लखनऊ में शूट की थी। और ये कलर में थी पूरी, और इसकी म्यूजिक दी थी बीवी कारंत जी ने। और बड़े अच्छे ये बड़े पहुंचे हुए फनकार थे जिनके साथ में खुशकिस्मती से मैंने काम किया। और मैं समझती हूँ कि शायद मेरे और उनके बीच जो एक सिलसिला कायम हुआ, उसने कहीं जाके पूरे लैंडस्केप में कोई बदलाव पैदा किया। और जी, इसके अलावा अब दूरदर्शन की बात चली है तो मैं ये भी बता दूं कि वहाँ पहले मैंने बहुत सारे आउटसाइड ब्रॉडकास्ट भी किए थे, जिसमें कि हाँ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहली बार जब इलेक्ट्रॉनिक एडिटिंग आई तो वो बड़ी बड़ी मशीनें लगी और उस पर हम लोगों ने ये तितली एडिट करनी शुरू की फिल्म। और इतने हम लोग एक्साइटेड थे कि आगे पीछे जहाँ चाहें रोक लें, फ्रेम टू फ्रेम एडिटिंग कर रहे हैं, विच वाज सो रिफ्रेशिंग आफ्टर डूइंग। स्प्लाइसर से जोड़ते थे, वो टेप लगा के एडिटर्स जोड़ते थे। उसके बाद ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, दैट वाज अ वेरी वेरी हार्टनिंग चेंज। तो एक पूरा मैंने सफर देखा दूरदर्शन का और इंडियन टेलीविजन का, कहाँ जहाँ से शुरुआत हुई और आज जहाँ पहुँच गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम उस दौर की पैदाइश हैं जबकि एक चैनल होता था और पूरा हिंदुस्तान देखता था। तो अब ये है कि टू मच टेलीविजन, वेरी लिटिल टू सी। तो अब बेतहाशा है, लेकिन उस वक्त बहुत हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी जो हमने महसूस की। और हमें इस बात का फख्र है कि हमने जो एक खास इनिशियल जो एक डेफिनेशन है, जो लुक है टेलीविजन का, उसकी परिभाषा हमने सेट की। तो ये एक चैलेंज भी था, एक जॉय ऑफ क्रिएशन भी था, और एक मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी थी हम लोगों के ऊपर। नहीं, बहुत अच्छा ही है। और अंतिम हजरात, आपने देखा कि सबा जैदी साहिबा 70s से 2022 तक का जो सफर है, इसमें न सिर्फ ये कि थिएटर बल्कि टेलीविजन ने जिस तरह से सफर किया है, और एक चैनल, और जिस तरह के उस वक्त बड़े बड़े कैमरे हुआ करते थे और वो कैंची से काट करके टेप लगा करके एडिटिंग की होती थी। फिर उसके बाद पूल सिस्टम आया, पूल पर फिर होने लगे काम। अब डिजिटल अब हम कर रहे हैं, और अब तो मतलब फ्रेम का भी पता नहीं, और छोटा कुछ भी हो सकता है, उसको भी हम आराम से एडिट करते हैं। और जी बिल्कुल। तो उसमें जो पहले जो काम कर रहे थे और अब जो काम किया जा रहा है जिस तरह से, या फिर पहले जिस तरह की क्वालिटी हमें देखने को मिलती थी, सारी परेशानियां थी, सारी दुश्वारियां थी, उसके बावजूद जिस तरह का क्वालिटी था, क्योंकि एक चैनल पूरा देश व्यूअर,
और उसमें जिस तरह के जिम्मेदारी थी अपने ऊपर कि जरा सा भी अगर कहीं कुछ कमी हुई तो पूरी देश देख रही है इसको, या पूरे देश को मैसेज देना है। आपने चूंकि थिएटर में भी काम किया, टेलीविजन के लिए भी काम किया और फीचर फिल्मों के लिए भी काम किया आपने, तो उसमें आप जब इन तीनों मीडियम्स में आपको क्या फर्क महसूस हुआ, क्या परेशानी हुई, क्या सहूलतें हुई? देखिए ऐसा है कि टेलीविजन तो मैंने ज्वाइन किया और ये सब चीजें तीनों साथ साथ चलती रही, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। प्रोफेशनली दूरदर्शन में मेरा सबसे ज्यादा काम है, बॉडी ऑफ वर्क, और उसके अलावा मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि जब शुरू में मैंने लखनऊ टीवी ज्वाइन किया तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर ही था मेरा ज्वाइन किए हुए कि एक दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो एक प्रोडक्शन असिस्टेंट ने आके कहा आपसे सत्यजीत रे मिलने आए। अच्छा, उस वक्त सत्यजीत रे जो थे उनका तो ही वाज लाइक अ गॉड फॉर इंडियन सिनेमा। तो मैंने कहा दिमाग खराब है, मुझसे मिलने क्यों आएंगे? आई थॉट ही वाज जस्ट पुलिंग माय लेग। मैंने कहा जाओ जाओ, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। एनीवे उसके बाद ये वो चले गए। अब मालूम हुआ कि बाहर में आई रिकॉर्डिंग खत्म करके तो वाकई सत्यजीत रे वहाँ आए थे और उनके प्रोड्यूसर जिंदल साहब वहीं पे मौजूद थे और वो चले गए थे। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर शतरंज खिलाड़ी फिल्म बना रहे हैं और इसमें शमा जैदी ने आपका मुझे रेफरेंस दिया है और हम यहाँ पे लोकेशन ढूंढना चाहते हैं एंड वुड यू हेल्प अस? तो हमने कहा भाई जरूर, तो बहुत ही बड़ी मतलब इज्जत अफजाई है। तो हम फौरन पहुंच गए और उनको लेके जितने लखनऊ के आसपास पुरानी हवेलियां ये सब दौर, क्योंकि उस वक्त तक हम काफी फेमिलियर हो चुके थे लखनऊ के अतराफ में जो बड़े बड़े रजवाड़े थे, रियासतें थी और उनकी जो थे। तो आखिर में हमको मलिहाबाद ले गए, सलीमपुर ले गए, महमूदाबाद ले गए, जहां जहां पर भी वो लोकेशंस थी। तो मानिकदा हम उनको कहते थे, उनकी बहुत ही एक इसे कहते जबरदस्त नजर थी फॉर एक्यूरेसी, फॉर एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, और बहुत मतलब बड़ा, जिसे मैंने उन जैसा इंसान नहीं देखा। काम इतना, उनके क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग थी, इतना प्रिसिशन था और इतनी गहरी नजर थी। और उन्होंने फिर वो सारे लोकेशन सेलेक्ट किए। उसके बाद कहने लगे जब जा रहे थे वापस कि भाई वुड यू लाइक टू वर्क विद अस ऑन दिस फिल्म? अंधा क्या चाहे दो आके, हम तो खुशी से उछल पड़े। हमने कहा जी जरूर। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ शमा को, क्योंकि वो डायलॉग्स भी लिख रही थी शमा जैदी और जावेद सिद्दीकी साहब, तो तुम जरा कॉस्ट्यूम से उनके साथ संभाल लो। अच्छा, कॉस्ट्यूम भी वो ऐसे वैसे कॉस्ट्यूम नहीं थे, बहुत ऑथेंटिक, बहुत जबरदस्त 1857 का पस मंजर था। प्रेमचंद की कहानी थी शतरंज खिलाड़ी जिसपे ये बेस था, और उसमें एक पूरा हिस्सा जो था वो वेस्टर्न था जिसमें कि ऊटरम और वो सारे उसकी वो दिखाई गई हैं उनकी सिपॉयज वगैरह को। तो वो एक ऐसा अच्छा चैलेंज था। और हम तो भाई फौरन हमने दूरदर्शन में एप्लीकेशन डाली कि हमें आप छुट्टी दीजिए, हमें 2-3 महीने की, हम कलकत्ते जा रहे हैं। और कलकत्ते और लखनऊ में हमने फिर उस पर काम किया। मगर दैट वाज सच अ स्टीप लर्निंग कर्व। ये क्या, एक मास्टर को अपने फन का जो इसे कहना चाहिए पहलवान है तो उसको आप काम करते हुए जब देखते हैं तो इतना सीखने को मिलता है, इतना इंस्पिरेशनल होता है। और हम लोग चुपचाप पीछे खड़े देखा करते थे कि कैसे वो अमार खाता लो कहते थे, बंगाली में बोलते थे। और उनकी पूरी टीम में क्या उनके आर्ट डायरेक्टर्स थे, क्या उनके कैमरामैन थे, क्या उनके एक्टर्स थे। फिर इन सब लोगों को ड्रेस करना, और खास तौर से जब उर्दू में गलतियां होती थी तो सबसे पहले मुझे बुलाया जाता था। अगर सेट पे जावेद सिद्दीकी साहब नहीं हुए या कोई, भाई सवाल ये क्या, तो मुझे याद है कि सईद जाफरी साहब एक शेर पढ़ रहे थे जो गलत पढ़ दिया उन्होंने, और मैं पीछे खड़ी थी तो मैंने उन्हें फौरन करेक्ट कर दिया, क्योंकि शेर गलत नहीं सुना जाता। ये शायद हमारी बचपन की ट्रेनिंग है कि उर्दू को इस शेर सही पढ़ो। तो और ये शमा बैठी है इस बात की, वो करेंगी तायीद के हम लोगों को ऐन और फे और काफ सब सही होना चाहिए। तो मैंने उनको करेक्ट कर दिया तो फौरन पीछे पलटे और कहने लगे सईद जाफरी साहब, अच्छा तो तुम हो सबा जैदी? मैंने कहा जी आदाब गुस्ताखी माफ। मगर ये कि इस तरह से जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हुई थी तो अलकाजी साहब सबसे बड़ी जिम्मेदारी देते थे कि सबका शीकाफ दुरुस्त कराओ, सबकी आवाज़ ठीक करो, और ये खुदा का पाक कलाम कह रहे हैं तो उसको सही करो, खुदा का पाक कलाम नहीं। और
उल्टा सुल्टा सब जो बोलते थे। अब उन्होंने बड़े बड़े तौलख जैसा ड्रामा किया, या फिर छोटे नवाब बड़े नवाब किया, सुल्तान रजिया किया, तो ये बड़ी चेस्ट उर्दू की वो थी स्क्रिप्ट्स। तो इसमें हमारा यही जिम्मेदारी होती है कि सबकी उर्दू सही करो, और वो बड़ा मुश्किल काम था। आज तक वही कर रहे हैं, अब तो लोगों को और भी जानकारी, क्योंकि जबान के पढ़ने वाले कम होते जा रहे हैं। तो ये हमने किया। तो इस तरह से शतरंज खिलाड़ी एक बहुत ही, इसे कहते हैं कि मेरे लिए बेहतरीन वो साबित हुआ, इंस्पिरेशनल जर्नी मेरे लिए। और वहां से फिर मैंने उसके फौरन ही बाद फिर सत्यजीत की फिल्म खत्म करने के अगले ही साल शान बेनेगल ही वो जुनून बनाने आए। और जुनून बनाने के लिए तो वो सीधे उन्होंने भी मुझे अप्रोच किया। अब ये मेरी खुशकिस्मती कि मुझे घर बैठे ये सब मिल रहा था। तो अब वो आए लखनऊ में, उन्होंने कहा कि तुम्हें यू हैव टू वर्क ऑन दिस स्क्रिप्ट। मैंने कहा आई एम टू यंग टू टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरा पीरियड रिकंस्ट्रक्शन तुम्हें करना है और ये सब सही होना चाहिए। तो सेट डेकोर, हवेलियां थी, उसको एक आर्ट डायरेक्टर थे वो ठीक करते थे, लेकिन मेरा जिम्मा था उसका पूरा डेकोर सही होना चाहिए। कैसे हिजाब होनी चाहिए, कैसी उगालदान हो, कैसा रोटा हो, कैसी सिलपची हो, कैसी रजाई हो, वो तहजीब की जो सही नुमाइंदे होते हैं। और वो चीज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने सत्यजीत रे को देखा कि वो एक दफा कोई उपट्रम की लाइब्रेरी में एक पेपर वेट रखा था, उठा के कहने लगे, और उनके साथ बंसी चंद्रगुप्त जैसे बेहतरीन आर्ट डायरेक्टर थे, उठा के बोले दिस इज रॉन्ग पीरियड, व्हाट इज इट डूइंग हियर, दिस इज नॉट राइट। और उन्होंने वो फौरन, मगर ये देखिए कि एक इंसान जो इतनी बड़ी फिल्म की नजर रखता है वो एक छोटी नजर भी रखता है, दकीक, माइनॉरिटी, आई फॉर डिटेल। तो वो एक चीज जो थी मुझे बहुत उसने इम्प्रेस किया कि हर चीज जो है वो क्लोजअप के मीडिया में देखी जाती है, तो चलता है वाला नहीं होता, प्रिसिशन, एक्यूरेसी, पीरियड करेक्टनेस, हर चीज का एक। तो फिर वो इस तरह से हर चीज के लिए हमने भी कोशिश की कि जो उस जमाने की हिसाब से हो वो सही हो, चाहे वो पर्दे हों, चाहे वो चिके हों, चाहे वो मेहराब दरो दीवार हों, गौ तकिए हों, सब सही होने चाहिए, उनके गिलाफ सही होने चाहिए, कलर स्कीम सही होनी चाहिए, लिबास सही होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन बहुत मजा आया उसमें। नसीरुद्दीन शाह भी थे और बहुत से और शशि कपूर और शबाना आजमी। तो हम लोगों ने सबने वो फिल्म की, उसमें बहुत मजा आया, बहुत सीखा, कंट्रीब्यूट किया। फिर उसके बाद मैंने 3 फिल्में लगातार की शान बेनेगल के साथ, मंडी की और त्रिकाल की। और मंडी के लिए मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला था प्रेसिडेंट्स फॉर द कॉस्ट्यूम डिजाइन। और फिर सत्यू साहब के साथ भी एक फिल्म की, कहाँ कहाँ से गुजर गया, और अफसोस है गर्म हवा नहीं कर पाई, अलकाई साहब ने इजाजत नहीं दी। तो वो भी तारीखी फिल्म थी। और जी, तो ये तो मेरा फिल्मों का ताल्लुक रहा। जी जी, ये खातून हजरात, आपने देखा कि सबा ज़हरी साहिबा का किस तरह से थिएटर शुरू हुआ अलीगढ़ में, और फिर नेशनल फिल्म ड्रामा, फिर FTI, और उसके बाद दूरदर्शन के साथ साथ टेलीविजन, फिल्म, और फिल्म के साथ साथ थिएटर आपका चलता रहा। और आप 70s से 90s के शुरू तक आपने हिंदुस्तान में थिएटर किया। उसके बाद आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गई, और ऑस्ट्रेलिया में रहकर भी आपने, वो कहते हैं ना कि छुट्टी नहीं है जालिम मुंह को लगी हुई, तो वो मामला जो था कि वो थिएटर और आर्ट का जो शौक था, जो बचपन से था, वो कहीं भी आप चले जाइए वो नहीं छूटती है, वो चीजें रहती है। और खासकर थिएटर जो है वो तो कभी छूट ही नहीं सकता है। ये थिएटर का जो खासकर जो चस्का है, या जो कह लें कि जो एक, उसको बाद लोगों ने बीमारी भी कहा कि ये एक बीमारी है, हाँ, कि वो जरासीम एक बार जिसके अंदर दाखिल हो गया तो वो फिर वहां से कभी निकाल नहीं सकते, कभी निकल नहीं सकता। और आप जब ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो वहां भी आपने टेलीविजन के लिए काम किया, और बहुत काम किया, जिसका एक बेहतरीन नमूना हमने अभी शुरू में देखा। और वहां भी आपने एक अदाकार के नाम से 2014 में एक थिएटर बनाया, कल्चरल ग्रुप बनाया, उसके तहत आपने फिर वहां काम करना शुरू किया। तो अपने मुल्क में हमारे पास जो सहूलियात, जो जबान का मामला था, जो कंटेंट का मामला था, जो हमारी फिक्र थी, जिस जबान में हम सोच रहे थे, उस जबान में हम काम कर रहे थे, वहां ऑस्ट्रेलिया में जाकर के एक तरफ जबान का मसाला, दूसरी तरफ जो सहूलियात का मसला है या जो आर्ट का मसला है, उसमें किस तरह से आपने चीजों को देखा और अदाकार बनने तक
1990, 92, 94, 92, 93 में आपने ऑस्ट्रेलिया गई और उसके बाद वहां मुसलसल काम किया और 2014 में आपने थिएटर ग्रुप बनाया। ये बीच का वक्फा जो है थिएटर ग्रुप बनाने का, उस बीच में जो टेलीविजन सेक्टर के लिए आप काम कर रही थी, और क्यों आपको फिर लगा कि वहां हमें थिएटर ग्रुप बनाना चाहिए और थिएटर ही करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जब मैं आई तो जाहिर है शुरू में मुझे यहाँ पे काम नहीं मिलता था, क्योंकि उस वक्त तक ऑस्ट्रेलिया बड़ी क्लोज सोसाइटी थी एंड इट वाज वेरी प्रिडोमिनेंटली एंग्लो सेक्सन। और हम अपने अखाड़े में कितने भी तीर मार के आए, वो आपका सीवी देखते थे और कहते थे उनको ये भी नहीं मालूम था सत्यजीत रे कौन है। और ये बस हाँ इन्होंने कहा अच्छा आपने किसके, हाँ बट यू नो दे विल नॉट गिव मी अ जॉब, देते थे छोटा मोटा रिसर्च कर लो ये कर लो। अच्छा, हम जो थे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करके आए थे, तो ये एक एहसास होता था कि ये क्या अपनी नाकदरी करा रहे हैं यहाँ आके। और ये जब इनका माहौल ये समझ ही नहीं सकते, ये रिलेट ही नहीं कर सकते कि इंडियन टेलीविजन क्या चीज़ है, इंडियन थिएटर क्या चीज़ है। तो फिर शुरू के दौर में मैंने ये किया कि कुछ दिन तो मैं फ्रीलांस काम करती रही। फिर जब मुझे टेलीविजन में मैं कोशिश कर रही थी काम मिले, तो वो मुझे अपने लेवल का काम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने एक दिन ऐसी मैं बैठी, जरा रुहासी हो रही थी, तो मेरे शौहर इकबाल आती साहब ने मुझसे कहा कि भाई ऐसा है कि तुम परेशान मत हो और हम एक पूरी चैनल तुम्हारे लिए शुरू कर देते हैं। मैंने कहा क्या, मगर खैर वहां से वो जरासीम शुरू हुए और फिर हमने विजन एशिया, यहाँ पहला DTH प्लेटफॉर्म विच इज थ्रू सैटेलाइट लिंक किया, जिसमें कि सारे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, श्रीलंकन चैनल्स को हम ऑस्ट्रेलिया लेके आए और न्यूजीलैंड में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो वो भी एक बड़ा पायनियरिंग वर्क था। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में भी एनालॉग ट्रांसमिशन होता था, तो वहां भी हमने पहली बार डिजिटल ट्रांसमिशन विजन एशिया का किया ऑप्टस बी सैटेलाइट पे। तो वो भी एक बहुत बड़ी, मतलब हम गिनी पिग थे एक तरह से, लेकिन ये कि वो दैट इज द वे द फ्यूचर वाज गोइंग टू बी। तो खैर हमने किया और बहुत अच्छा किया, 7-8 साल चलाया बहुत कामयाबी के साथ। और पहले जी हमारे साथ थे, उसके बाद वी वर डूइंग जी के बाद हम अपने आप हमने वो ले लिया। तो विजन एशिया वाज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। तो कहीं वो मेरी क्रिएटिविटी जो थी वो उसको जरा सा, मतलब वो प्यास अपनी जगह थी, तो वो उसको जंग न लगे। तो खैर ये होता था कि किसी ने आके कहा भाई हमारे हिंदी स्कूल ने कहा हमारे लिए ड्रामा कर दो, और किसी ने कहा हमारे लिए कर दो, तो हम जाके कर देते, लेकिन मजा नहीं आता था। फिर उसके बाद यहाँ पर IPTV शुरू हुआ, पेच TV। देन आई वेंट देयर बिकॉज मैंने फिर 2008 में अपना बिजनेस बेचा और फिर मैं इसमें चली गई। और बीच में मैंने अपना मास्टर्स भी किया टीवी जर्नलिज्म में, मेरे बच्चों की इनकी परवरिश में भी मसरूफ रही, और ये सारे काम साथ साथ करती रही। और दूरदर्शन में भी आके काम करती थी, बिकॉज 2000 तक मैंने रिजाइन मेरा लेते ही नहीं थे। तो जब मौका मिलता था आके कोई डॉक्यूमेंट्री बना दी, कोई प्ले बना दिया 2-3 महीने के लिए। फिर 2000 मैं फेच टीवी में चली गई 5-6 साल एज अ कंसल्टेंट। फिर मैंने सोचा कि ये ड्रामा ये हल्के फुल्के करने मजा नहीं आता, तो चलो एक ड्रामा ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे कुछ लाइक माइंडेड लोग थे, देयर वाज इनफ टैलेंट। और मुझे महसूस हुआ कि हमारे बच्चे जो हैं, जो इस मुल्क में पल बढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई क्रिएटिव प्लेटफॉर्म की जरूरत है, ताकि वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी तशखीस, अपनी शिनाख्त के लिए वो ये महसूस ना करें कि दे आर आउटसाइडर्स इन द मेन स्ट्रीम थिएटर। क्योंकि एक नया कल्चर पैदा होता है। जब हम तो आए अपने कल्चर में ग्रेन्ड थे, हमने इम्बाइब किया, लेकिन जो सेकंड जनरेशन के बच्चे हैं वो तो दोनों कल्चर का प्रोडक्ट है, और वो एक नया सब कल्चर पैदा करते हैं किसी भी उसमें जगह जाके। तो मुझे ये महसूस हुआ कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए दें, और अपने लिए भी, कि हम ये सारे काम करें उसके ऊपर, जो कि आज से पहले इंग्लैंड में होता था 50 साल पहले, या अमेरिका में होता था 30 साल पहले। और आज वही एक्टर्स मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, वही सब लोग जो है वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन गए। तो ये एक इस तरह का इनिशिएटिव था, एक तरह का दूरअंदेशी समझिए, या एक ऐसा कॉज था मेरे जहन में कि ये मकसद ऐसा है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं हो, बल्कि ये आगे एक रिवायत कायम करे, एक ट्रेडिशन कायम करे, जिससे कि लोग कुछ सीखे और आगे बढ़े। तो फिर मैंने अदाकार थिएटर का शुरुआत की, और यहाँ पे मैंने, आपने जैसे जिक्र किया था, मोलियर का प्ले किया, कंजूस जी। और
वो एडेप्टेशन हजरत आवारा का था, कॉमेडी थी, बड़ी मजेदार थी। तो समझिए कि मैं 6 महीने 8 महीने उसकी रिहर्सल करती रहती थी, क्योंकि वीकेंड पे लोग आते थे, बस वीकडेज पे अपने अपने काम करते थे। और उसमें इतना उनके लिए मतलब मुश्किल पूरा वो माहौल ही नहीं था, तो वो सब पैदा किया, चाहे वो म्यूजिक कंपोजिशन हो, चाहे वो सेट डिजाइन हो, चाहे वो, और बड़ा वो कामयाब प्ले रहा। एक्टर्स एक्ट्रेसेस को ट्रेन करना, एक बंगाली साहब बने थे, कंजूस का रोल कर रहे थे हजरत आवारा के, और उनसे उनको जबान उनके चढ़ती नहीं थी, लेकिन इतनी उनको मश्क कराई, इतनी मश्क कराई कि भाई सीख, एक्टिंग का शौक है तो सीखना पड़ता है, ये आसान नहीं है एक्टिंग बनना। उसके बाद फिर मैंने और भी बहुत सारे प्लेस किए, जिसमें कि वेडिंग एल्बम गिरीश कर्नाड का बहुत अच्छा हुआ, वो कामयाब प्ले था, और सभी प्लेस बहुत कामयाब थे। और फिर ये जो श्री 420 किया था, अतुल तिवारी ने उसको अडेप्ट किया, ही वाज को डायरेक्टिंग, तो वो फिर हिंदुस्तान भी हम लेके आए, बम्बई और दिल्ली में उसके शोज किए, और इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो ओलंपिक्स, थिएटर ओलंपिक्स हुआ था, उसमें हम लोग सेलेक्ट हो गए थे, तो वो सब अपने अपने खर्चे से लोग गए थे, इतना शौक था उन्हें। और हम लोगों ने फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने ये भी सोचा कि ज़बान इज़ अ बैरियर ऑल्सो, जहाँ आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ आप अंग्रेजी ज़बान में भी हिंदुस्तानी ड्रामे कीजिए। तो अब आप जानते हैं पूरी एक टेप है यंग राइटर्स की जो कि लिख रहे हैं, जैसे कि महेश दत्तानी हैं, और भी बहुत सारे लिखने वाले हैं जो कि अंग्रेजी में लिख रहे हैं ड्रामे, बहुत अच्छे, बहुत आला पैमाने के ड्रामे लिख रहे हैं। तो वो फिर मैंने उनको इंग्लिश में भी किया, क्योंकि उससे यहाँ की यंगर जनरेशन अट्रैक्ट होती है। और अब ऐसे भी बच्चे हैं जिनको उर्दू हिंदी बोलने नहीं आता, लेकिन वो आके उर्दू प्ले में काम करना चाहते हैं, तो उनके अंदर ये शौक पैदा हुआ कि अपनी जबान सीखें, अपना कल्चर सीखें। और नायडा में भी जो बच्चे जाते हैं, क्योंकि अब वो जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो कहते हैं कैन यू स्पीक योर लैंग्वेज, और वो उस पर गोल हो जाते हैं। अब उनको एहसास होता है कि हमें अपनी जबान क्यों नहीं आती, तो फिर वो आके कहते हैं आंटी कैन वी गो डू, हमें आप सिखा दें बच्चों को। तो एक तरह का ये, एक तो मेरा तो अपनी जाती जिंदगी में तो एक फुल सर्कल है कि जब जहाँ से शुरू की थी इब्तिदा, वही मैं अब हूँ। और साथ साथ थिएटर का जो एक इनिशियल पैशन था वो अभी भी जिंदा है और किए जा रहे हैं, जब तक दम में दम है करेंगे। और साथ साथ एक अजीब बात है कि बाज़ दफ़ा आप सोचते नहीं, लेकिन एक्टिंग में बहुत ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि डायरेक्शन प्रोडक्शन मेरा मेन फील्ड थी। तो जब मैं मुझे यहाँ पर नेटफ्लिक्स ABC का जो शुरू में आपने सीरियल दिखाया था, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि वी आर लुकिंग फॉर अ दादी। मैंने कहा अभी तो मैं दादी बनी नहीं हूँ, मगर ये चलो एज एन एक्टर यू टेक दैट एडवांस। तो फिर मैंने वो रोल किया, और वो एक्टिंग, अच्छा पहली बार ये हुआ कि मैं कैमरे के पीछे से कैमरे के सामने आ गई तो मेरा पूरा रोल बदला, और वो रोल ऐसा बदला कि मुझे बहुत, मतलब मेरे लिए इतना आसान था टीवी के सामने एक्टिंग करना, कैमरे के सामने, क्योंकि मैं सारी जिंदगी लोगों को ट्रेन करती रही कि भाई कैमरे के सामने ऐसे एक्टिंग करो। तो इट वाज लाइक, जिसे कहते हैं ना, हैंड फॉलिंग इनटू अ ग्लव। तो इट केम सो नेचुरल। और फिर मैं एक चीज पे और बहुत तवज्जो दी कि ये उसके अंदर कल्चरल एप्रोप्रिएशन सही होने चाहिए, क्योंकि आमतौर पर दिखाते हैं कि जब हिंदुस्तानी या कोई भी, मतलब उनको पता ही नहीं है कि भाई जो गुजराती है उसका कल्चर अलग है, जो यूपी वाला उसका कल्चर है, जो बंगाली है, साउथ इंडियन है, दे आर डिफरेंट, दे आर कल्चरली डिफरेंट पीपल। तो वो एक, इसको हमारे यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल होता है यहाँ इंडस्ट्री में कि वाइट वॉश कर देते हैं हर चीज को, डाइल्यूट कर देते हैं, एनीबॉडी वेयरिंग साड़ी इज इंडियन। तो ये जो कल्चरल न्यूआंसेस हैं, इसको भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जब मैं किसी प्रोडक्शन में जाऊँ, और आई मीन ये अच्छी बात है कि लोग थोड़ी इज्जत करते हैं, समझते हैं कि भाई शी कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द मीडिया। तो मैं दोनों, मतलब वहाँ कोशिश करती हूँ कि अपने कैरेक्टर्स को भी ऐसे ढालूं, और जो मेरे साथ एक्टर्स कर रहे हैं उनको भी पॉइंट आउट कर दूँ, या डायरेक्टर को कि भाई ये जरा सा गलत है, ये सही नहीं, ये ऐसे होना चाहिए। अब कोई आपके घर में आता है तो आप खड़े नहीं हो, आप खड़े होकर उसको रिसीव करते हैं, ये हमारी तहजीब है। तो अभी मैंने एक और सीरीज में किया है समर लव, तो उसमें उनके संधी आते हैं और वो कहते हैं कि उससे खड़े खड़े कहा कम से कम कि बेटा उठो, उनको जगह दो। तो अब यू नो दैट हमारे यहाँ जो एक तहजीब रख रखाव है, आप जब हमारे कल्चर को डिपिक्ट कर रहे हैं तो उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए।
उसमें एक तरह का कहीं सच्चाई होनी चाहिए, एक कल्चर एप्रोप्रिएशन जिसे कहते हैं वो होना चाहिए। न सिर्फ ये ना समझे कि देखने वालों को क्या पता चलेगा, दैट मीन्स यू आर केटरिंग टू अ वाइड ऑडियंस, यू आर नॉट केटरिंग टू अ यूनिवर्सल ऑडियंस। और मुझे ये बहुत गलत लगता है कि हमारे कल्चर को, हमारे ड्रामे को गलत तरह से पेश किया जाए। तो ये, और अभी बस आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे काफी लंबा हो गया, मेरे ख्याल में वक्त बहुत हो गया है। तो अभी मैं हाल में जो प्ले कर रही हूँ, जो कि कोविड में 2 दफा कैंसिल हुआ है, इसमें चुपाई का प्ले, आपने उसकी तस्वीरें दिखाई थी। तो इसमें तापा ने मुझे वो प्ले खुद दिया था, लखनऊ टीवी में मैंने उसको प्रोड्यूस किया था, दोज़ख उसका नाम था। और उसके बाद वो ब्लैक एंड व्हाइट में किया, फिर दिल्ली आई तो वहां उन्होंने कहा फिर करो दूरदर्शन वालों ने, तो मैंने उसे कलर में प्रोड्यूस किया, बहुत मकबूल हुआ था वो। और मगर बेसिकली स्टेज के लिए लिखा गया था और मुझे वो इतना पसंद था। तो इसमें तापा ने मुझसे कहा था ये तू ये कर ले, ऐसी बोलती थी, तू ये कर ले। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो उनकी बेटी और मैं साथ पढ़े थे बचपन में, तो बड़ी उनसे मोहब्बत और वो था, उनके घर आना जाना था। तो बहरहाल मैंने कहा कि मैं, इसमें एक कैरेक्टर है नौलासी खानम का, तो नौलासी खानम जो है वो रोल मुझे बहुत पसंद था। और मैंने कहा ये मुझे कभी ना कभी करना है जिंदगी में। तो आई वेटेड ऑल दीज इयर्स कि अब मैं जरा बूढ़ी हो जाऊं, बुजुर्ग हो जाऊं, तो मैं अब ये रोल करूं। इस वक्त तो मैं बहुत यंग थी, तो मगर ये कि वो, अब वो समझिए इतने सालों बाद अब मैं इसमें खुद एक्टिंग कर रही हूँ। आमतौर से अपनी फेस में मैं नहीं करती हूँ एक्टिंग, जिसमें मैं नौलासी खानम बनी। और वो क्या मजेदार स्क्रिप्ट है वो। और एक उनका और प्ले है कहानी मुगल बच्चा, जो काफी मशहूर है, तो उसको अडेप्ट किया है और उसको दानिश इकबाल साहब की मदद से हमने अडेप्ट किया है और ड्रामेटाइज किया है पूरा, उसके नया एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये 2 ड्रामे अभी, एक तो हम एक शो कर चुके हैं, दूसरे का जुलाई में 3-4 शोज हैं। और अच्छी खासी हमारी एक ऑडियंस है, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, हर तरह के लोग आते हैं, मिली जुली ऑडियंस है। और वो उसमें किया है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपना वो पसंदीदा लफ्ज की जबान बड़ी मुश्किल है लोगों के लिए समझना, लेकिन ये कि वाकई एक्टिंग से कर लिया जाता है काम। जी जी, नहीं वाकई आपने जिस तरह से काम किया है, एक तरफ अंग्रेजी ड्रामे, दूसरी तरफ मॉलियर्स करना भी इतना आसान नहीं है। मॉलियर के लिए जो कॉमेडी है और उसके लिए जो टाइमिंग है, बेसिकली वो टाइमिंग का मामला है उसमें, कि आपके पंचेस वो तभी आएंगे जब वो प्रॉपर टाइमिंग के साथ होंगे। और आपने उनके 2 प्ले, कंजूस और श्री 420 आपने किया तारतोफ को, और तारतोफ बहुत मकबूल रहा है। और इन दोनों ड्रामों को अलकाजी साहब से लेकर के अब तक लोग कर रहे हैं ये। और आपने श्री 420 के नाम से तारतोफ को किया, और वो यहाँ थिएटर ओलंपियाड में भी आया था, और उसे आपने बॉम्बे और दिल्ली दोनों जगहों पे परफॉर्म किया। और फिर अंग्रेजी में आपने परफॉर्म किया था, दृश कर्नाड को आपने किया, वेडिंग एल्बम। फिर आपने एक ड्रामा, बड़ा दिलचस्प नाम इसका नजर आ रहा है कि वेयर डिड आई लीव माय पर्दा। जी जी, ये उनके महेश दत्तानी का ड्रामा है। और ये दत्तानी का प्ले है, महेश दत्तानी वैसे ही। और ये पार्टीशन पे है, एक एक्ट्रेस की जिंदगी पर है। और वो कुछ उन्होंने मॉडल किया है, जैसे एज आई हैव अंडरस्टूड के हमारी जो बहुत सीजन्ड एक्ट्रेस थी जोरा सहगल, उनकी जिंदगी से इंस्पायर होकर लिखा है उन्होंने। और वो उस दौर में ये लोग थिएटर कर रहे थे जबकि आप सोच ही नहीं सकते थे कि कोई सो कॉल्ड गरीब खानदान की लड़कियां, खवातीन जाएं और थिएटर में करें। तो वो तो हमारी अम्मी, बल्कि कई ख्वाजा अहमद अब्बास वगैरह हमारे नाना की जनरेशन की थी, तो तब से उन्होंने किया। तो वो उनकी जिंदगी पर है, बड़ा अच्छा ड्रामा है वो, बहुत अच्छा ड्रामा है, बिकॉज वो पूरे उसके कर्व को दिखाया है पार्टीशन के उन्होंने। नहीं तो बहुत अच्छा ये है, बहुत दिलचस्प है ये। और महेश दत्तानी बहुत सेंसिटिव प्ले राइट है और बहुत अच्छा ड्रामा लिखते हैं। और जोरा सहगल, अजरा सहगल, इन लोगों ने पृथ्वी थिएटर मतलब में काम किया, एक्टर में काम किया, और वे तरह से लीजेंड है। और थिएटर को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया है, और बल्कि उनकी नकल करके, उनकी तकलीद करके बहुत से लोग एक्टर हो गए और बहुत से थिएटर में आए। और जिस तरह से काम किया उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के साथ, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के ड्रामों में भी उन्होंने काम किया,
और एक तरह से वो पूरी थिएटर को लेकर आगे बढ़े। और चुगताई खुद इप्टा से वाबस्ता रही और उन्होंने बहुत सारे ड्रामे इप्टा के लिए लिखे, जिनमें से 2 ड्रामे, 2 कहानियां, बीच में कहानी का रंगमंच भी आया और कहानी को मिनोअन भी पेश करने का सिलसिला ये रहा। कुछ अडप्ट करके पेश किया गया। आपने अडप्ट करके मुगल बच्चा और दोज़ख पेश किया है, तैयार किया है एक। जी, जो अंकुर साहब ने जो किया था सबसे पहले कहानियों का अनुवाद, जो कि सोलोलोकी की तरह थे, उसमें मैं तो पहले एक तरफ ये पेश किया है आपने और दूसरी तरफ आप। जी, तो वो बहुत दिलचस्प थे। महाराज बहुत ये तो खबर लम्हा है, नॉन गोइंग है। कोशिश यही है कि आने वाली नस्लें हमारी जबान, हमारे ड्रामे, हमारी जो ट्रेडिशन है और जो खुद हमारी फोक कल्चर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। जो ट्रेडिशनल कल्चर है, खुद पारसी थिएटर कितना इम्पोर्टेंट, उर्दू का थिएटर है जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हालांकि मैंने वो भी किया था, यहूदी की बेटी भी, नादरा ज़हीर के साथ, नादरा ज़हीर बब्बर के साथ मिलके हम लोगों ने वो दूरदर्शन पे किया था, जिसमें बनवारी तनीजा एक्टिंग कर रहे थे। तो बड़े अच्छे किए हैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट। अब बाकी तो आगे क्या होता है इसका दूसरी आने वाली तयन करेंगी। तो आप दोज़ख के सिलसिले में आपने कहा, ये चाहेंगे कि आप जो तैयार किया है आपने उसको, उसकी एक रीडिंग आप हो जाए, ड्रामेटिक रीडिंग हो जाए, ताकि आपकी सिर्फ बातें ही बातें नहीं है, यानी सैयद काम करता है। तो ये जो काम आपका है और स्टेज पर जिस तरह से जो है आपने परफॉर्म किया है, हमने अभी उसकी वीडियो क्लिपिंग देखी। अब हम तमाम नाजरीन के लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि आप उस ड्रामे का कोई थोड़ा सा हिस्सा जो है आप यहाँ उसकी ड्रामेटिक रीडिंग या बता देती हूँ, इसलिए कि दूसरी मेरी को एक्टर तो मेरे साथ नहीं है। तो ये जो मैं आपसे जिक्र कर रही थी नौलासी खानम का, तो एक गली मोहल्लों में रहने वाली वो गरीब औरतें जिन्हें जमाना भूल के आगे बढ़ चुका है, अब उनकी जिंदगी में कुछ नहीं है, बस एक दूसरे की रफाकत है, एक दूसरे के लिए अजाब जान भी हैं और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। तो ये ऐसे किस्म के कैरेक्टर्स हैं और ये एक दूसरे को एंटरटेन, बहुत फनी भी है, बड़ा पैथोस भी है इस प्ले में, और एक तरह की इंसानी नफ्सियात की बड़ी गहरी स्टडी है जो कि इसमें चुगताई और ख़ास तौर से 4 दीवारी में रहने वाली औरतें, जिनके लिए कि ज़िंदगी की सारी नेमतें और चॉइसेस जो हैं वो बिल्कुल है ही नहीं, और वो कितनी डिपेंडेंट हैं बाहर की दुनिया पे, मर्दों की दुनिया पे, अपने मुस्तकबिल को आगे बढ़ाने के लिए, नहीं तो बिल्कुल एकदम डेजोलेट हो जाती है। तो खैर ये एक वो शुरू का ये किस्सा है देखिए उसमें पता नहीं मजा आएगा कि नहीं, लेकिन आपका इसरार है तो कह देती हूँ कि अरे जान पड़े हैं लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। मक्खी सता रही है, पंखा झले जा रही है। अरे जवान मर्द मालजादी अत्ता माता की, क्या मजाल जो घड़ी भर चैन लेने दे। अरे दफान होती है नामराद नहीं, नखलऊ से मेरी जान के पीछे पड़ी है ये नास पीटी मक्खी। ले गई तो वहां भी आ गई, भला देखो तो। अब वो सो रही है, खर्राटम की आवाज आ रही है। अरे उम्दा खानम, अरे बुआ, अरे सोए जाओगी क्या? घोड़े गधे बेच के सोई हैं, नींद ना हुई, मुझे कयामत हो गई, हमें ना आवे ऐसी नींद। अरे उम्दा खानम, अरे उठो बीबी, अरे बुआ। हाँ बस बड़ी सन्नाती रहना। ऐ है जवानी की नींद जो ठहरी, बूढ़े मुंह महा से और लोग चले तमाशे। देखो देखो शर्म भी तो ना आवे, कैसे पांव फैला फैला के सोया जावे। अरे हैजा समेटे नास पीटी फिर आ गई मक्की। ऐ बुआ, मैंने तुम्हें कहा कोसा, मैं तो इस मुई मक्खी की जात को रो रही थी। क्या मजाल जो घड़ी भर चैन से रहने दे। अरे बुआ, तुम तो जूतियों समेत नजरों में घुसी चली आती हो,
अच्छा जी कोसा, फिर कोसेंगे, क्या कर लोगे तुम हमारा? बस ये थोड़ा सा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत उम्दा। ये ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम सुन रहे हैं या परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ये पूरा परफॉर्मेंस एक था। और ख्वातीन हज़रात, देखा आपने कि किस तरह सबाज़ैदी साहिबा, ये एक तो नमूना है, एक छोटा सा हिस्सा था जिसे आपने यहाँ पेश किया, बल्कि ये ड्रामेटिक रीडिंग की आपने। इससे आप इनके अदाकारी, इनके कंसंट्रेशन और थिएटर में जो एक होता है कि डेडिकेशन को का अंदाजा लगा सकते हैं, इनके हिदायतकारी का भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करते हैं, जो कैरेक्टर यहाँ नहीं है। 3 कैरेक्टर यहाँ थे, खुद एक मौजूद है, एक बुआ वहां सो रही है, तीसरा एक मक्खी है जो परेशान कर रहा है। और इन तीनों की मौजूदगी का हमें बेहतरीन यहाँ आप देखें कि तीनों मौजूद है यहाँ, अपनी पूरी जिसामत के साथ मौजूद थे, अपनी पूरी हिस्स के साथ यहाँ मौजूद थे, और आपने उसको पेश किया, किस खूबसूरती से पेश किया। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस तरह से आपने देखा ख़वातीन व हज़रात कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में ऑनर्स करने के बाद नेशनल प्रोग्राम में ड्रामेटिक में आपने उसमें डिप्लोमा लिया, FTI, फिर दूरदर्शन, जिस जमाने में दूरदर्शन उस तरह से मकबूल नहीं था, एक चैनल था और कुछ घंटों के लिए प्रोग्राम आया करता था, बाद में रफ्ता 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 पूरे दिन के लिए हुआ। और उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट, फिर कलर्ड, और जिस तरह से डिजिटली डेवलप किया है, उसमें आपका पूरा साथ रहा है। आपने उसको, उस सफर को न सिर्फ देखा है बल्कि उस सफर में मुसलसल लगी रही है और काम किया है उसके लिए। थिएटर गोया कि आप बचपन से न सिर्फ देखा बल्कि जिया है और उसे अपने अंदर महलूल करके आज आप देखें कि इस वक्त भी जिस तरह का थिएटर आप कर रहे हैं, जिस तरह का परफॉर्मेंस आपका ये है। और अदाकारी, दरअसल एक्शन तो कुछ है नहीं, सारा कुछ रिएक्शन है। आप जो कुछ सोचते हैं उसको रिएक्ट कर रहे हैं, और वो रिएक्शन जब तक पर्दे के पीछे जब तक रहा, वो अदाकारों के जरिए आपने पेश करवाया, उन फनकारों के जरिए पेश करवाया, उन सेट के जरिए, उन लाइट के जरिए, उन कॉस्ट्यूम के जरिए आपने पेश करवाया, और अब बजाते खुद आप स्टेज पर या परफॉर्मेंस में नजर आ रही हैं। ये देखकर, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा आपका, आप जिस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, और खुसूसन थिएटर को लेकर परफॉर्म कर रही हैं। तो आपकी नजर में, आप चूंकि सिडनी में रहने के बावजूद यहाँ बॉम्बे और दिल्ली में आकर भी परफॉर्म किया है आपने, हिंदुस्तानी थिएटर से, मौजूदा मंजरनामे से भी आप बखूबी वाकिफ हैं, और आपका मुताला भी रहा है, खुद जाती तजर्बा भी है। तो आपको क्या लगता है कि आपने जब थिएटर शुरू किया था, उस वक्त जिस तरह का थिएटर हो रहा था हिंदुस्तान में या आलमी सतह पर, और आज जिस तरह का थिएटर हो रहा है, उन दोनों में क्या फर्क है, और किस तरह मतलब थिएटर आगे बढ़ा है, या हम पीछे हुए हैं, या स्टैग्नेंसी है कंटेंट के लेवल पर, परफॉर्मेंस के लेवल पे? आपका क्या ख्याल है उस वक्त आप इस अभी को हम अगर मुख्तसरन कहूंगी, वो ये बात कि जहाँ तक के कंटेंट का सवाल है, बहुत अच्छा लिखा भी जा रहा है नया, लेकिन मुझे ये है कि ज्यादातर अंग्रेजी में लोग लिख रहे हैं, बिकॉज उनको एक यूनिवर्सल जबान ये महसूस करते हुए, हालांकि हिंदुस्तानी मसाइल उसको लेके लिखा जा रहा है, और थिएटर की ऑडियंस अब बहुत बढ़ गई है। मगर हमें उर्दू में और अच्छे ड्रामे लिखने वाले चाहिए, हिंदी में भी चाहिए, और जो कि मौजूदा जिंदगी के मसाइल को उठाएं, सिर्फ क्लासिकी एतबार के ड्रामे ना लिखें, बल्कि कंटेम्प्रेरी, और इसे कहते हैं कि आजकल किसी भी समाज के किसी भी दौर में मौज़ूआत की कमी तो नहीं होती, लेकिन ये एक राइटर की नज़र है, एक डायरेक्टर की नज़र है कि वो किस चीज़ को उठाता है और महसूस करता है कि उसको अपनी आर्ट के जरिए तक लोगों तक पहुंचाए। तो थिएटर तो एक बहुत जिंदा, ये तो अजल से चला आ रहा है, ये चाहे वो ग्रीक हो, चाहे वो संस्कृत ड्रामा हो, तो ये तो हमेशा कम्युनिकेशन का, क्रिएटिव एक्सप्रेशन का एक जरिया रहा है। और मैं समझती हूँ कि अब हिंदुस्तान में भी मैंने देखा है कि लोग पैसा खर्च करके जाते हैं, थिएटर देखते हैं, यहाँ पर भी लोग आते हैं, और हम कभी कोई फ्री नहीं दिखाते लोगों को, क्योंकि अदरवाइज सस्टेन नहीं कर सकते। तो ये जरूरी है कि ऑडियंस को वापस लाने के लिए तो आप ऐसे ड्रामों को तायुन करें जो कि अहम हो, मकबूल हो, बहुत एक्सपेरिमेंटल ना हो नेचर में, नहीं तो फिर वो एक तरह का, वो एक लेवल पे सही है, वो काम भी होना चाहिए एक्सपेरिमेंटेशन का भी, लेकिन आम अगर थिएटर में आपको आवाम को और लेके आना है, अब जैसे उर्दू का यही करते हैं सैयद आलम साहब, मैंने देखा कि उनके हर वक्त ड्रामे होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो उर्दू जबान को पॉपुलराइज कर रहे हैं और एक उन्होंने ऑडियंस बना ली है।
अब जब आपके पास एक ऑडियंस आ जाती है तो फिर आप अपना मेयार भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू गिव पीपल टेक इट। अगर आप उनको अच्छी चीज देंगे तो वो अच्छी चीज को अप्रिशिएट करना भी सीखेंगे। और जितना अच्छा अदब, क्योंकि उर्दू जबान में बहुत से कहते हैं ना कि एक इतनी खूबसूरत जबान है, और चाहे वो फिल्मों में भी गाने हों, डायलॉग्स हों, सब उर्दू के जो है जितने वो पॉपुलर होते हैं और कोई किसी जबान में नहीं होते। तो ये एक हमारी जबान, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास ऐसी मीरास है। और लेकिन इसमें अभी और काम की बहुत जरूरत है। अब आगा अशर के आप उठा के देखिए, ड्रामे क्या जबान लिखी उन्होंने भाई, चला दे फूक दे, किस्सा ये सारा पाक कर डाले, और शजर के साथ तो उसका समर भी खाक कर डाले। अब ये शायरी भी बहुत उम्दा है और ड्रामा भी है। अब ये शायरलॉक उससे कह रहा है कि ये बोल तौफीक किस हाल में है, उनका शेर लोहे के जाल में है। तो मतलब एक ड्रामेटिक राइमिंग की जो कैपेसिटी है उर्दू जबान में, वो शायद किसी भी और जबान में नहीं है हिंदुस्तान की। तो हमें जरूरत है कि हम और इसके खास तौर से आई थिंक उर्दू इंस्टीट्यूट, गालिब इंस्टीट्यूट और ऐसे अदारे जो कि जिनके पास फंडिंग है, जो इस जिनका के मैंडेट है, तो उन्हें और डेवलप करने चाहिए और अच्छे चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए। मैं तो यही समझती हूँ कि थिएटर करना किसी भी दौर में आसान काम नहीं है, और कहीं भी रह के नहीं करना आसान है। तो पैट्रनेज जितनी सरकार की, जितने इंस्टीट्यूशन की मिलती है, वो भी इतनी ही लाजमी है जितने की खुद लोगों की सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि थिएटर जिंदगी है और थिएटर होना चाहिए, और थिएटर करना हमेशा मुश्किल भी रहा है और उतना आसान भी रहा है। आसान ये रहा है कि एंटरटेनमेंट का जो थिएटर रहा है उसमें बड़ी आसानी से आपने कर लिया है। मुश्किल ये रहा है कि जब कंटेंट हमारे समाजी मसाइल, अपनी जिंदगी के मसाइल को आप पेश करेंगे तो वहाँ मुश्किलें पेश आएंगी, और उन मुश्किलों से गुजर कर सबा जैदी साहिबा अभी भी थिएटर कर रही है। गालिब इंस्टीट्यूट भी 1974 में जब हम सब ड्रामा ग्रुप कायम हुआ, उस वक्त से लेकर अब तक मुसलसल ड्रामे करता है, और इन दिनों भी रक्षंदा जलील साहबा की सरपरस्ती में, सज्जुमान खान साहब की निगरानी में सरगर्म है। हम हर साल थिएटर फेस्टिवल भी करते रहे हैं, जिसमें 5-6 उर्दू के ड्रामे मुख्तलिफ रियासतों से आते हैं। पिछले 2 साल कोविड की वजह से नहीं हो पाया, इंशाल्लाह इस साल हम वो थिएटर फेस्टिवल का इनेकाद अक्टूबर में शायद हम करेंगे। और हर साल हम कुछ अपने जो हमारा जश्न होता है, जश्न गालिब दिसंबर में, उसमें भी एक ड्रामा जरूर करते हैं, उर्दू के ड्रामे। और बाज़ाब्ता हम सब ड्रामा ग्रुप अपना वर्कशॉप किया करता था, अपने ड्रामे तैयार किया करता था। बीच में थोड़ी सी किसी वजह से एक वक्फा हुआ है, लेकिन हम फिर उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और गालिब इंस्टीट्यूट ने भी उर्दू ड्रामा के फरोग में के लिए हमेशा सरगर्म रहा है। सादा जरी साहबा के ड्रामा भी यहाँ पेश किया गया, सादा जरी साहबा भी यहाँ सरगर्म रही है। उन्हें हर साल अवार्ड भी एक ड्रामे का दिया जाता है, और अवार्ड से और गालिब इंस्टीट्यूट ने नवाजा है, और गालिब इंस्टीट्यूट की खिदमत कर रही है। इस तरह गालिब इंस्टीट्यूट का हम सब ड्रामा ग्रुप भी मुसलसल कोशिश कर रहा है। उसी कोशिश का ये एक सिलसिला है कि हम हर साल हर महीने एक फनकार से मुलाकात का ये वसीला निकालते हैं कि किस तरह हम थिएटर पर बात कर सके, थिएटर पर गुफ्तगू कर सके, और अपनी नई नस्ल को अपनी विरासत से हमने क्या कहा, कैसे कैसे लोग हमारे साथ हैं, किस तरह से थिएटर आगे बढ़ा है, और उर्दू का थिएटर किस तरह का रहा है, और उसकी जबान किस तरह की रही। जैसा कि आपने अभी आगा हशर का जिक्र किया, आगा हशर ही नहीं, जावेद सिद्दीकी, जाहिदा जैदी, शमा जैदी, ख्वाजा अहमद अब्बास, इसमत चुगताई, कृष्ण चंद्र बेदी, एक लंबी फहरिस्त है कि आप लिखते चले जाएं और वक्त खत्म ना हो ऐसे ड्रामा निगारों के नाम से लेकर सुरेंद्र वर्मा तक। छोटे सैयद बड़े सैयद का आपने जिक्र किया, कैद हयात का आपने जिक्र किया, और खुद भी शाह जो उर्दू रस्म खत नहीं जानते थे, लेकिन किस तरह की जबान को उन्होंने तर्जुमा किया। तो ये जबान की चाशनी है, इस जबान की अपनी कुव्वत है जो थिएटर को और मजबूत कर रहा है। और हिंदुस्तानी थिएटर का मतलब मुझे लगता है कि इब्तदा में यही थिएटर था, और अलकाजी साहब के जमाने में जिस तरह से सुन रहा हूं मैं, ट्रेनिंग में भी अदाकारों को किया, और आज भी इसकी जरूरत महसूस होती है, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा थिएटर इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ डिक्शन और जबान का खास ख्याल न रखा जाता हो और इसके लिए वहाँ उस्ताद न हो। इसका मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, उनकी तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए, उनकी अदायगी दुरुस्त होनी चाहिए डायलॉग की। तो ये कोशिश की जा रही है। तो उर्दू का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उर्दू की जरूरत भी है। शर्त यह है कि जैसा कि आपने फरमाया कि इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूट को तवज्जो देनी चाहिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनको तवज्जो देनी चाहिए,
और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बहुत अच्छा मशवरा है। ये हमारे जो जितने फेसबुक पर, यूट्यूब पर और अभी जो लाइव हमारे साथ मौजूद है, इन तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि इस बात को जितना ज्यादा हम करें, समझ अली साहब इस ख्याल को कि किस तरह से हम हौसला अफजाई करें, किस तरह से नौजवानों को हम सामने लेकर आए, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं अपने तमाम जो हमारे यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देखेंगे और अभी जो हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं, हमारे साथ देख रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। समझ अली साहबा का बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से अपने और सिडनी में बैठकर ऑस्ट्रेलिया में बैठकर हमारे सामीन से, हमारे नाजरीन से और हमारे जो वेलविशर है उनके साथ आप फरमा रही हैं, वो बात कर रही हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जब कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी और आपको आवाज देंगे तो आप यकीनन हमारी आवाज पर लबैक कहेंगी और हमारे साथ होंगी। और हिंदुस्तान जब भी आप आए तो इंशाअल्लाह हम गालिब इंस्टीट्यूट में आपके साथ बराह रास्त एक गुफ्तगू रखना चाहेंगे, आपके साथ बात करना चाहेंगे, अपने लोगों के लिए, अपने थिएटर लवर्स के लिए और अपने सामीन के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, बाज़ाब्ता शुक्रिया अदायगी के लिए मैं डॉक्टर इदरीस अहमद साहब, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट से गुजारिश करता हूँ कि आप शुक्रिया। आप लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं। बहुत बहुत आप लोगों ने बड़ा वक्त दिया और तफसीली गुफ्तगू हमारे साथ की। और बस एक आखिर में अपनी अम्मी का एक शेर याद आता है कि ये सफर तो जारी, ये जिंदगी एक मिली हौसले इतने यारब, जिंदगी एक मिली हौसले इतने यारब, और नो के हर खार पे जीने की तमन्ना है मुझे। क्या बात है। ये तमन्ना हम सब लोगों की है और काश इस तमन्ने को पूरा किया जा सके। का भी एक शेर है क्योंकि उर्दू वालों के लिए है कि मैं तो जलती हूँ, कि ये शमा और शायर के बीच में है ये गुफ्तगू। तो उसमें से है कि वो कहती मैं तो जलती हूँ, शमा कहती है कि मैं तो जलती हूँ कि है पिन्हा मेरी फितरत में सोज, और तू पर है कि परवानों को हो सौदा तेरा। तो हमारी तो फितरत सोज है, तो चले जाएंगे अब इससे इस बहुत खूब। मुश्ताक साहब का खूबसूरत शुक्रिया कि आज उन्होंने बहुत अच्छे से टेक्निकली हमारे साथ मैनेज किया, माशाल्लाह से लाया, तस्वीरें दिखाई। हाँ, इंशाल्लाह और बेहतर तौर पर होगा। इदरीस साहब। नाजरीन, आप गालिब इंस्टीट्यूट का हम सब ड्रामा ग्रुप के तहत प्रोग्राम मुलाकात एक फनकार से मैं आज की फनकारा सबा जैदी साहिबा और प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब की गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। मैं गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से और अपनी तरफ से तमाम शुरका, जिनमें नवाज शरीफ साहब, डॉक्टर मोहम्मद उसामा साहब, सलीम साहब, अजरा नकवी साहबा और खुसूसन सबा जैदी साहिबा, प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब, मुश्ताक अहमद साहब और जो लाइव प्रोग्राम में शामिल हैं, सभी हजरात का बेहद मशकूर ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ आप सभी हजरात का आपने कीमती वक्त दिया और हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और हजरात, एक आज की जो है एक बहुत दिलखराश जो है एक ख़बर यह है कि हमारे उर्दू अदब के मुमताज़ तरीन मुहक्किक़ व अदीब प्रोफेसर गोपी चंद नारंग साहब कल हमसे इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। तो सभी हजरात से दरख्वास्त है कि उनके लिए जो है दुआएं करें और अफसोस हुआ। मैं तो अकीदत पेश करते हैं, उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और उनके जो भी रिश्तेदार हैं, उनके घर के लोग हैं, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। बल्कि हम सबको गम है कि एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान से चली गई जिनका सिर्फ मौजूद रहना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। एक पूरा दबिस्तान था, एक पूरा अहद था। एक पहले फारूकी साहब गए और अब नारंग साहब। कोई ऐसा लगता है कि पूरे अदब में, तहकीक और तनकीद में खला पैदा हो गया है और इस गम को पता नहीं हम सब लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। गालिब इंस्टीट्यूट को डॉक्टर साहब, मैं गालिब इंस्टीट्यूट को ये एजाज़ हासिल है कि अभी पिछले माह 7 मई को हमने एक उनके एजाज़ में एक फेलिसिटेशन फंक्शन जो था हमने ऑर्गेनाइज किया था गालिब इंस्टीट्यूट में, और वो अमेरिका से डायरेक्ट हमारे यहाँ स्क्रीन पे जो थे वो उसमें शामिल हुए थे और निहायत बहुत उम्दा प्रोग्राम हुआ था और उससे बहुत खुश थे गोपी चंद नारंग साहब भी। और एक किताब हमने उनके ऊपर जो है शाया की है, प्रोफेसर गोपी चंद नारंग अदीब व दानिश्वर। तो पर सैटरडे को सर मेरी बात हुई है काजिम साहब, मेरे पास फ़ोन आया उनका और उन्होंने कहा कि भाई वो जो किताब मुझ पे शाया की है उसकी 2 कॉपी मुझे भिजवा दीजिए यहाँ। तो वो खैर हमने प्रोसेस किया वहाँ भिजवाने का। कुछ उनके जो प्रोग्राम हुआ था उसके
जो वीडियोस वगैरह थी वो उन्होंने मंगाई। अब देखिए क्या मालूम था कि आज जो है हम उनकी ऐसी ताज़ियती मीटिंग करेंगे। तो जो उन्होंने तकरीबन 40-45 मिनट 1 घंटे गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू से कहीं नहीं लग रहा था कि वो नासाज है, जी 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 बिल्कुल नहीं। और क्या ख्याल थे और वही बातें जो यहाँ स्टेज पर शेयर करते थे बिल्कुल वैसे ही फ्रेश बात कर रहे हैं। और इदरीस साहब, मैंने तो खुद नारंग साहब के साथ बज़्म के कई बहुत प्रोग्राम किए, बल्कि फैज अहमद फैज साहब जब आखिरी बार हिंदुस्तान आए तो गोपी चंद नारंग जी ने उनको इंटरव्यू किया और मैंने उसको प्रोड्यूस किया। तो बड़ा तारीखी वो था। तो बड़े इनके साथ तो बहुत पुरानी वाबस्तगी है। बहरहाल तो खत बहुत नहीं, उर्दू अदब का बहुत बड़ा खसारा है मैम, बहुत बड़ा खसारा है ये। तो बहरहाल मैं आप तमाम शुरका का बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आप इसमें तशरीफ लाए, इस प्रोग्राम में शामिल हुए। बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रिया। यूट्यूब पर जो लोग बाद में देखेंगे उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ एडवांस कि आप लोग इसे ज्यादा दें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आदाब। आदाब।